अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर है। हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कन्फ्लिक्ट के ऊपर, और हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल पहलू के ऊपर भी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद वकास। आइए उनसे बात करते हैं। वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मौजूदा जो ईरान और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्टोरिकल पहलू क्या है? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर। और देखें, इंतहाई अहम सवाल और इसकी बहुत सारी जहतें हैं जिनको एक्सप्लोर करने की, समझने की ज़रूरत है। ईरान का तारीखी तौर पर इसराइल के साथ कोई तनाज़ा नहीं रहा। 1979 से पहले जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, शाह ईरान एक मगरब का इत्तेहादी शख्स था जिसने हमेशा मगरब, अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखा, हमेशा मगरब नवाज रहा। तो ईरान का ऐसा कोई तनाज़ा इसराइल के साथ नहीं था जो कि अरबों का था। इस तनाज़ा की शुरुआत ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद होती है, जबकि अरब पस्से पुश्त पर चले गए 1973 की यौम किपुर वॉर के बाद। इसराइल चूंकि खित्ते में एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभरा, तो अरब ममालिक के अंदर इतनी ताकत या जुर्रत उसके बाद बरकरार न रही कि वो सामने आकर इसराइल के साथ लड़ सकें। तो उस ताकत के वैक्यूम को पुर करने के लिए ईरान ने वहां जगह हासिल की। तो ईरान का जो इस्लामी रजीम है, ये इसराइल को अपने लिए ख़तरा महसूस होता है। फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसराइल को ये महसूस होता है कि उसका जो मतमा नज़र है, उसका जो हदफ है वो इसराइल ही है। इसको आप जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं या मिलिट्री टर्म्स हैं उसमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कह सकते हैं, यानी किसी के वजूद को बुनियादी खतरा। तो ईरान का ये प्रोग्राम इसराइल की नज़र में उनके लिए एक वजूदी खतरा के तौर पर वो इसको लेते हैं। सर, अगर हम इसराइल के सराउंडिंग्स की बात करें तो तमाम के तमाम ही मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन इसराइल जो है उसको थ्रेट जो है वो सिर्फ ईरान से है। हालांकि एक और न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान है, उससे भी इतना थ्रेट नहीं है जितना कि ईरान से है। तो इसकी क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत सादा अंदाज में किया गया है। इसको थोड़ा, इसके अंदर काफ़ी पेचीदगी है। अगर हम ये कहें कि इसराइल के इर्द गिर्द और जो इस्लामी मुल्क हैं उनसे इसराइल को ख़तरा नहीं है, तो ये तारीखी एतबार से गलत बात है। इसराइल को ख़तरा अपने इर्द गिर्द जितने भी अरब ममालिक हैं उन सब से है। इसराइल को मिस्र से ख़तरा रहा, इसराइल को इराक से ख़तरा रहा, इसराइल को शाम, लबनान, उर्दन, इन सब ममालिक से ख़तरा रहा। बल्कि इसराइल को असर हाजिर तक, जब तक कि गजा पर इसराइल ने मुकम्मल अब दोबारा कब्जा नहीं किया, 2023-24 तक लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से शदीद खतरा था। हिजबुल्लाह से इसराइल 2006 के अंदर मार खा चुका था। तो ऐसा नहीं है कि उन ममालिक से खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि इसराइल और अमेरिका हमेशा मिलकर कोई भी वारदात डालते हैं, तो इन ममालिक में प्रो इसराइल नवाज हुकूमतें कायम कर दी गई। जैसे इख्वान अल मुस्लिमीन की हुकूमत 2013 में मिस्र के अंदर ख़त्म कर दी गई, वहाँ जनरल सीसी की हुकूमत आई, तो वो इसराइल नवाज हुकूमत है। इसी तरह बशार अल असद की हुकूमत अभी ख़त्म कर दी गई है, सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया गया। खित्ते में जितने भी ऐसे ममालिक थे जो इसराइल को अपने लिए एक धमकी, खतरा या एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट मालूम होते थे, उनके अंदर प्रो इसराइल हुकूमतें कायम कर दी गई। ईरान में ये काम अभी तक हो नहीं सका। और जहां तक आपका सवाल पाकिस्तान के हवाले से है, तो पाकिस्तान की बराह रास्त इसराइल के साथ कोई जंग नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही लड़ाई है और वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की लड़ाई है। कायद आज़म के फरमान की रोशनी में पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि कायद आज़म फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करते थे। और पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन, उनके हकूक़, उनकी रियासत अगर दे दी जाए, हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसराइल अपने लिए पाकिस्तान को खतरा महसूस नहीं करता। कम से कम 4 बार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश की गई,
اور اسرائیل کی ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بنیادی وجہ بھی پاکستان سے دشمنی ہی ہے. تو اسرائیل نے ہمیشہ ہندوستان کی معاونت کی، اپنے ٹیکنیشینز، انجینئر، سائنسدان، یہاں تک کہ پائلٹس بھیجے. 1991 کا ایک واقعہ جو کہ عام طور پر کوٹ نہیں کیا جاتا، وہ اتنا معروف بھی نہیں ہے. اس میں ہوا یہ کہ باقاعدہ کہوٹا پر ایک حملہ کیا گیا تھا اور اسرائیلی F-16 اس میں شامل تھے، اور ایک اسرائیلی پائلٹ کو پاکستان نے گرفتار بھی کیا تھا. یعنی طیارہ مار گرایا گیا تھا، اسرائیلی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کو پھر ڈپلومیٹیکلی خاموشی کے ساتھ امریکہ کے راستے، امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو واپس کر دیا گیا تھا، اور اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح حالیہ جو تنازع پاکستان اور بھارت کا مئی کے اندر ہوا، جس میں پاکستان نے ٹھیک ٹھاک بھارت کی مرمت کی، اس میں اسرائیلی موجود تھے. اس پر باقاعدہ ہمارے میڈیا میں اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل میڈیا میں باقاعدہ تصدیق شدہ گفتگو ہو چکی ہے. حامد میر نے اس کے باقاعدہ حوالہ جات دیے اپنے بیان کے اندر کہ کم از کم 5 انڈیا کی ایئر بیسز ہیں، وہاں پہ اسرائیلی موجود تھے، جبکہ ایک جگہ پر وہ شاید ادھمپور کے اندر زخمی بھی ہوئے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے دھمکی نہیں سمجھتا. نیتن یاہو کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ ایران کو سب سے بڑا خطرہ اور اس کے بعد پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اپنے لیے دوسرا بڑا خطرہ قرار دیتا ہے. تو اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اور ایران اس کے اندر مار کھاتا ہے تو شاید یہ جو بوجھ ہے پاکستان کو آگے اٹھانا پڑے.